हेलो दोस्तों, स्टडी अड्डा 75 में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि वर्मा। मैं आपके लिए ज़बरदस्त क्लास लेके आया हूं। हिंदी की वर्णमाला पढ़ेंगे आप लोग। देख लेते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णों और ध्वनियों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा पार्ट लिख रखा पहले से, बाकी मैं आपको लिख लिख के बाद में बताऊंगा। तो जैसे आप वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो इसके कितने भाग होते हैं? स्वर और व्यंजन, दो होते हैं। एक व्यंजन होता है, एक स्वर होता है। ठीक है, और स्वर जो होता है, स्वर, इसके भी दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार क्या मतलब, इसको दो प्रकार से रखा गया है। एक स्वर का मूल रूप होता है और एक मात्रा रूप होता है। मूल रूप में आपके आते हैं स्वतंत्र स्वर होते हैं, आश्रित स्वर। आश्रित स्वर को मिश्रित या संयुक्ताक्षर या संधि स्वर भी बोल देते हैं। और क्या होता है? अयोगवा स्वर होते हैं, अयोगवा। ठीक है, स्वतंत्र स्वर जो होते हैं वो आ ई उ और री होते हैं। और आश्रित, मिश्रित, संयुक्ताक्षर या संधि स्वर होते हैं। ये ए ओ औ। ये जो ए होता है, ये जो होता है ये अ और ई से मिलके बनता है। ये जो ए होता है ये अ और ए से मिलके बनता है। वो होता है वो अ और ई से मिलके बनता है। जो औ होता है वो अ और ओ से मिलके बनता है। ये तो आपको पता ही होगा। अयोगवा स्वर, अयोगवा स्वर क्या होते हैं? इसको अंग और अह नहीं बोल सकते, इसे इसको बोलते हैं नासिक के। इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार, नासिक के। और इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, इसको अनुस्वार बोलते हैं। अब देख लेते हैं स्वर का मात्रा रूप क्या होता है। स्वर का मात्रा रूप, एक होता है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, और एक क्या होता है? प्लुत स्वर। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। वो अ ई उ और री। ठीक है, अब जो दीर्घ स्वर होते हैं वो अ ई उ ए ओ औ। अप्लुत स्वर जो होते हैं वो इसका मात्रा होती है इसकी। ठीक है, इसको चीखने, पुकारने या मंत्र उच्चारण में इसका प्रयोग होता है। अब आगे देखते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर का मात्रा रूप देखते हैं। मात्रा रूप, ये कितने प्रकार के होते हैं? 7। अ ई उ ए ओ औ। ठीक है, अब आगे देखते हैं गुण स्वर। गुण स्वर, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सॉरी ये 2 प्रकार के होते हैं। ए और ओ। अब आगे देख लेते हैं वृद्धि स्वर। वृद्धि स्वर, वृद्धि स्वर के कितने प्रकार के होते हैं? वृद्धि स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं। ए औ। ठीक है, अयोगवा तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था। अयोगवा, अंग और आ, इसको नासिक के बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? नासिक के। और इसको क्या कहते हैं? विसर्ग। ठीक,
अब देख लेते हैं स्वर, मतलब स्वरों को कितने प्रकार से कहा जा सकता है, कितने प्रकार इनके होते हैं परंपरा के आधार पर, या कुल स्वर कितने होते हैं। कुल स्वर जो हैं आपके 13 होते हैं। लेखन और प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर जो है, उच्चारण के आधार पर री को जो है स्वर नहीं माना गया। री को क्या स्वर नहीं माना गया। तो कितने प्रकार के आप कह सकते हो, 10, क्योंकि ये 11 थे, री को नहीं माना गया है तो 10 प्रकार रहेंगे आपके। ठीक है। और जो वर्णमाला होती है, इसका प्रथम वर्ण आपको पता है क्या होता है। वर्णमाला का प्रथम वर्ण इसका होता है अ। प्रथम वर्ण जो है अंक, मतलब इसको नासिक को मानते हैं। ठीक है। शब्दकोश का प्रथम वर्ण यही होता है, मतलब अनुस्वार है। ठीक है। एक चीज़ देख लेंगे आप लोग, इसको नासिक या अनुस्वार भी कहते हैं। ठीक है। तो वर्णमाला का प्रथम वर्ण क्या हो गया, अनुस्वार आपका हो गया, इसको कहते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं। ठीक। वर्णमाला का आरंभ कहाँ से, यहीं से हुआ, मतलब पहला जब यही है तो आरंभ भी यहीं से होगा। और विसर्ग जो होता है, विसर्ग पहले मैंने भी आपको बताया था, विसर्ग ये वाला जो है, ये जो है अंक के बाद आता है, मतलब अनुस्वार के बाद विसर्ग आता है। ठीक है। अब इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, विसर्ग को ऐसे, तभी तो ये बनेगा। ठीक है। अब देख लेते हैं हलंत के बारे में। हलंत, ये ऐसे करके हलंत होता है, हलंत इसको बोलते हैं। ठीक है। आधे व्यंजन का बोध कराने वाला चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है, आधे व्यंजन का बोध कराता है ये। इसका उदाहरण कैसे आप चेक करेंगे, देखिए जैसे का है, इसमें मैंने हलंत लगा दिया तो ये क्या हो गया, आधा हो गया, या इसको वर्ण बोल सकते हो, ये क्या हो गया, ये वर्ण है। ठीक है। इसको पूरा लिखने के लिए इसमें मतलब अ जोड़ा होता है, मतलब ये आधे होते ही नहीं है, पूरे ही बोले जाते हैं, अ की सहायता से बोले जाते हैं। अब देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार को ऐसे ही, इस मात्रा होती है इसकी, अनुस्वार, अनुस्वार। ठीक है। अनुस्वार या नासिक के। ठीक है। पंचम वर्ण के स्थान पर आने वाला चिन्ह होता है ये, पंचम वर्ण के स्थान पर आने वाला चिन्ह, आने वाला चिन्ह। अब देख लेते हैं प्लुत क्या होता है। प्लुत, प्लुत स्वर को खींचने वाला स्वर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, खींचने वाला स्वर। ये मतलब किसी को पुकारने या मतलब मंत्रों के उच्चारण में, जैसे राम पुकारते थे सीते, प्लुत के बारे में देखेंगे। प्लुत, इसका कोई अपना क्या होता है, चिन्ह नहीं होता है, मतलब अक्षर नहीं होता है,
ये केवल क्या है, चिन्ह होता है। किसी भी स्वर को 3 गुना खींचने या तुरंत उसके बाद, मतलब 3 गुना अगर आप खींच रहे हैं तो उसके बाद क्या लगेगा, तुरंत ये प्लुत स्वर लग जाएगा। ठीक है, ये प्लुत चिन्ह जो है शब्दों के बीच या उनके अंत में लगता है। जैसे मान लो ये कोई स्वर है, उसके या तो बीच में लगेगा या अंत में लगेगा, पहले इसका प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण देख लेते हैं इसके। अब जैसे आप राम लिखना है, राम ऐसे तेज राम करके बोलते हैं आप, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओम जैसे होता है, ओम, ओम, सीते। ठीक है, अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन देखते हैं। जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन। इनको किसकी सहायता से बोला जाएगा, स्वर की सहायता से बोला जाएगा। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 33। मूल स्वर कितने होते हैं, 33 होते हैं। इनको मुख्यतः कितने भागों में बांट सकते हैं आप, 3 भागों में। इनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। और वर्णमाला प्रयोग के आधार पर व्यंजन, इनके कितने मतलब भाग होते हैं, इनके भाग होते हैं 5 प्रकार के। 5 प्रकार के भाग होते हैं। अब देख लेते हैं। एक होते हैं स्पर्शी। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है, 25। और 2 नंबर पे अंतस्थ, 3 नंबर पे ऊष्म, 4 पे संयुक्ताक्षर और 5 पे द्विगुणित, द्विगुणी बोलते हैं इनको, द्विगुणी। द्विगुणी जो ये होते हैं, इनके बहुत सारे नाम हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। उच्छिप्त, उच्छिष्ट, ताड़क, ताटन, ऐसे करके बहुत सारे नाम इनके होते हैं। और जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4। ठीक है, संयुक्ताक्षर 4। और जो दुगुणी होते हैं ये उच्छिप्त उच्छिष्ट करके, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 2। ठीक, तो ये आप जोड़ लेंगे, कुल कितने हो जाएंगे, 33 मूल व्यंजन हो जाएंगे। मूल व्यंजन 33 हो जाएंगे। और वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं, 39। सॉरी 39। सॉरी, एक चीज़ देखेंगे आप, स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्ताक्षर और द्विगुणी व्यंजन, इनको जोड़ने पर आपकी संख्या आएगी 33। ओ सॉरी 39। इनकी सबकी संख्या कितनी आएगी, 39 आएगी। और मूल स्वर होते कितने हैं, 33, अभी आपको बताया था हमने। अब देखते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, ठीक है, ये स्पर्शी व्यंजन, इनको बोलते समय या जीभ मुख के आधार पर इनको 2 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 25। और इनके वर्ग कितने हैं, इनके वर्ग होते हैं 5। वो मैं अभी आपको लिख के बता रहा हूँ। देखिए स्पर्शी व्यंजन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क च ट त प। इसको कहेंगे, इसकी पहले आप ट्रिक लिख लीजिए, KTMDO, ट्रिक ऐसे करके KTMDO। ठीक है,
तो के मतलब कंठ, कंठ, कंठ। टी मतलब तालव्य, तालव्य, मूर्धन्य। डी मतलब दंत। ओ मतलब ओष्ठ, ओष्ठ। ठीक है। अब ये जो होता है ये पंचमाक्षर होते हैं, ये लास्ट वाले, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पंचमाक्षर या नासिक के। ये नासिक के भी होते हैं, अनुनासिक के भी होते हैं। अनुनासिक के भी इनको कहते हैं, और क्या कहते हैं? नासिक के भी कहते हैं। ठीक है। पंचमाक्षर को क्या कहते हैं? अनुनासिक के और नासिक के और पंचमाक्षर। हर वर्ग का पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? नासिक के, क्योंकि इनको बोलते समय नाक पर वायु का दबाव पड़ता है या इन्हें नाक की सहायता से बोला जाता है। आप नाक बंद करके इनमें से पांच में से किन्हीं को आप बोल नहीं सकते, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं। और नासिक के अक्षरों को, ये जो है नासिक, इनको लिखते समय आप अनुस्वार में भी बदल सकते हैं। नासिक के अक्षरों को लिखते समय अनुस्वार में भी बदला जा सकता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। ये जो नियम है, मतलब अनुस्वार में बदल सकते हैं, ये नियम किसने दिया था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। आगे देखते हैं। नासिक के अक्षरों को अनुनासिक, मतलब ये नासिक के अक्षरों को अनुस्वार में बदलना। नासिक के अक्षरों को अनुस्वार में बदलना, बदलना, ये नियम किसने दिया था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक, ये नियम किसने दिया? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया था। अब जैसे जिन अक्षरों के ऊपर क्या है? बिंदी आए और उनके बाद कोई भी स्पर्शी व्यंजन हो, तो उस बिंदी को बदलने वाला व्यंजन कौन सा होगा? उसका पंचमाक्षर, लास्ट वाला। ने भी आपको बताया था पंचमाक्षर जो होते हैं। जैसे किसी के ऊपर अनुस्वार लगा है, जैसे देखते हैं आप, चंचल जैसे है, ठीक है, तो चंचल है जैसे, ठीक है। अब देखते हैं इसको, मतलब ये श्याम सुंदर दास के नियम पे हम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, ये देख लेते हैं। चंचल, देखो, और चा का पंचमाक्षर कौन था? अइया था, अइया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, वर्तनी आपकी शुद्ध ये भी है। लिखने उखने में फ़िलहाल यही लोग यूज करते हैं, बाकी सही दोनों कही जा सकती हैं। ठीक है, उदाहरण एक काफ़ी है, चलो और बता देते हैं। अब जैसे आप लिखते हैं दंड, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। हालांकि ये गलत है, बाकी मतलब लिख सकते हो, पढ़ने में आप पढ़ भी सकते हो, ये सही है, शुद्ध रूप है। अब जैसे देख लो संतान, संतान, और ऐसे भी लिख दो, ये भी तो संतान ही पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो मतलब सा पर क्या आई? बिंदी, बिंदी आई तो चा वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल देंगे। ओ सॉरी, चा वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, और एक चीज़, जब अनुस्वार के बाद य र ल व, देखो अनुस्वार के बाद य र ल व, य र ल व, या स स स ह,
इनमें से कोई भी वर्ण आए तो वह अनुस्वार के अक्षरों के उच्चारण के 5वें अक्षर में सुनाई देगा। कैसे? अब ये उदाहरण आप देखते हैं। उदाहरण आप देख लीजिए। संयोग, संयोग इया सुनाई दे रहा है, इया सुनाई दे रहा है। अब संवाद, संवाद, संवाद ऐसे करके ना, इसमें म सुनाई दे रहा होगा। संगम, संगम, तो इसमें क्या न सुनाई दे रहा होगा। ठीक है। अब क्या देखते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन अक्षरों को बोलते समय मुख थोड़ा सा खुलता है, देख लो। जिन अक्षरों को बोलते समय मुख थोड़ा सा खुलता है, थोड़ा सा खुलता है, उनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। पीछे मैंने आपको बताया था। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ल, व। अब या, रा, ला, वा, इसमें रा जो है, रा, रा को लुंठित, लुंठित और प्रकंपित कहते हैं। लुंठित और प्रकंपित कहते हैं। ठीक। और ला जो है, ला क्या बोला जाता है? ला पार्श्विक ध्वनि है, पार्श्विक ध्वनि। ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक ध्वनि। और या और वा जो हैं, या और वा, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अर्धस्वर, अर्धस्वर। अब अर्धस्वर क्यों कहते हैं? अब ये भी आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए, जैसे कौवा, बताओ इसमें कुछ अंतर है? अंतर तो है, मगर बोलने में आप अंतर नहीं मतलब निकाल पाएंगे एक तरह से। कौ आ, कौवा ऐसे करके। ठीक है। अब या का देख लेते हैं। गए और गए, ये देखो। ठीक। हालांकि लिखने में तो अंतर है, अंतर बोलने में भी है थोड़ा सा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। या को और वा को, सॉरी, या को और वा को क्या कहते हैं? अर्धस्वर। रा को क्या कहते हैं? लुंठित और प्रकंपित। ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक। ठीक है। अब देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, वर्णमाला की क्लास जो है समाप्त होने के बाद आपको इसकी कल प्रैक्टिस कराई जाएगी। कल अगर समाप्त हो जाता है तो कल प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके मैं आपको कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन लाऊंगा प्रीवियस ईयर के, एकदम ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? स, श, स, ह। ठीक। ये कौन सा सा है? तालव्य सा इसको बोलते हैं, इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं। और ये दंत सा है। हा को क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन इसको बोलते हैं। ठीक है। और इसको काकल्य भी बोलते हैं, काकल्य भी बोलते हैं। और इसको स्वरयंत्री भी बोलते हैं। ठीक। जिन अक्षरों को बोलते समय अधिक वायु मुख से बाहर निकले उनको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक। अब आगे देखते हैं।
हा जो है मूल वर्णमाला का अंतिम अक्षर है। मूल वर्णमाला का अंतिम अक्षर क्या है? हा, मूल वर्णमाला का अंतिम अक्षर। हा को उच्चारण जो है, इसका उच्चारण जो है विसर्ग की तरह होता है। इसका उच्चारण देख लेते हैं, उच्चारण इसका कैसे होता है। इसका उच्चारण, ये जो री का होता है, ये वाली मैंने आपको बताया था जिसको स्वरों में नहीं रखा गया है, री, इसको ये भी बोल सकते हो, ये भी, मतलब इसका उच्चारण कुछ इस तरह होता है। ठीक है। और जो हा होता है, हा जो होता है, हा का उच्चारण कुछ विसर्ग की तरह होता है। ठीक है, इसका उच्चारण किस तरह होता है? विसर्ग की तरह। अब देखते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर देखते हैं। जो अक्षर दो वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। दो वर्णों से मिलकर बनने वाले अक्षर। दो वर्णों से मिलकर बनने वाले अक्षर, या इसको और भी कह सकते हो, जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से जुड़ते या मिलते हैं तो उनको क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। अब देख लेते हैं संयुक्ताक्षर होते कौन कौन से हैं। एक तो क्ष होता है, एक होता है त्रा होता है, और एक ज्ञा होता है, और एक स्रा होता है। तो ये जो क्ष, इसको क्षा बोलते हैं। ये का और सा से मिलके बनता है। इसमें यदि हलंत लगा है तो इसमें आ जोड़ना पड़ेगा। अब देखते हैं त्रा, ता और रा से। यदि इसमें हलंत लगा है तभी आप आ जोड़ेंगे, नहीं लगा है तो इसको ता और रा, ये सही है। यदि इसमें हलंत लगा दिया जाएगा, जैसे आप एग्ज़ाम में अगर आ जाता है जो क्ष है वो किससे मिलके बना है, ऐसे आपके वो दिए हैं ऑप्शन, ऐसे करके, और एक ऑप्शन दिया है ये दिया है। हाँ, ऐसे करके मान लो आप, तो आप कौन सा लगाएंगे? इसमें ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हलंत लगा दिया गया, आ जोड़ा गया है, और इसमें हलंत लगा के कुछ भी नहीं जोड़ा गया तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें हलंत लगा के बड़ा जोड़ दिया गया तो बड़ा थोड़ी ना जुड़ता है, छोटा जुड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं। और जो ज्ञा है वो ज और अइयाँ से मिलके बना है। इसमें भी अगर हलंत लगा है तो आ जोड़ेंगे। और जो सा होता है, स्रा होता है, सा और रा से मिलके बनता है। इसमें यदि हलंत लगा है तभी आ जोड़ेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं द्विगुणी व्यंजन। द्विगुणी व्यंजन देखते हैं। ठीक है, इसको मैंने बताया था आपको, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। इसको द्विगुणी भी कहते हैं, उच्छिप्त कहते हैं, उच्छिष्ट कहते हैं, ताड़क बोलते हैं, ताटन बोलते हैं। ठीक है, ड और ढ। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 2। अगर आपको कन्फ्यूजन हो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 13 स्वर, 25 स्पर्शी, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म और 4 संयुक्ताक्षर। ठीक है, और 2 कितने होते हैं?
द्विगुणी व्यंजन। कुल की संख्या कितनी हो जाती है? 46। 46 माने गए हैं, कुल कितने होते हैं? 52। इसमें जोड़े कितने जाने पर, सॉरी मतलब 52 होते हैं ये, इसमें माइनस कितना करेंगे आप? अगर आएगा तो आप यही लगाएंगे, मतलब 46 लगाएंगे, ठीक है। इनकी संख्या होती है 52। अब 52 में आप माइनस करेंगे, 3 जो माइनस करेंगे वो ड और ढ और सरा को माइनस करेंगे, तो मानक कितने हो जाएंगे? मानक अक्षर 49, ठीक है। पंडित कामता प्रसाद के अनुसार कितने हैं? पंडित कामता प्रसाद के अनुसार 13 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। कुल की संख्या कितनी होती? 46। ये रहा, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है साथियों। आगे की कल बताएंगे क्लास आपको, ठीक है। और अगर कल कंप्लीट हो जाता है वर्णमाला तो मैं आपको कल इसके क्वेश्चन बताऊंगा, मतलब क्वेश्चन में लेकर आऊँगा ज़बरदस्त तरीके से। कितने क्वेश्चन होंगे? 40 से 60 के बीच रह सकते हैं, ठीक है। तो नमस्कार साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा अगर अच्छा लगे तो। धन्यवाद।